तो अगर आप अभी किसी भी सोशल मीडिया ऐप पे जाएं या किसी भी चैनल पे जाएं तो आपको केवल इंडिया की कैसे रैम्पेंट करप्शन है, कैसे ग्रोथ नहीं हो रही, ये देखने को मिलेगा। पर आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसका मकसद कुछ और है। लोग हर जगह इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि ग्रोथ नहीं हो रही है और इंडिया में करप्शन बहुत ज़्यादा है। और आपको ये बोलने के लिए कि इंडिया में करप्शन ज़्यादा है या इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है, इसके लिए कोई सोशल मीडिया पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने अगल बगल ही देखेंगे, हवा हो चाहे पानी हो, सब में ही समस्या है। तो फिर इस वीडियो का मतलब क्या है? इस वीडियो का मतलब है ये एनालाइज करना कि हम कहाँ थे, कहाँ आ गए हैं और किन परिस्थितियों में हम जहाँ से यहाँ आए हैं। ये एनालाइज करना इस वीडियो का मकसद है। इस वीडियो का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है, मैं ये डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ कि हमें अब आगे और कुछ नहीं मेहनत करनी चाहिए या हमने बहुत कर लिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें आगे भी मेहनत करनी है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए। फिर इस वीडियो का मकसद क्या है? इस वीडियो का मकसद ये है कि हम अपने देश यानी कि इंडिया को बाकी के देशों से कंपेयर करें कि कैसे उनकी ग्रोथ हुई है और हमारी ग्रोथ कैसी रही है। तो इस वीडियो में हम इंडिया को 4 पैरामीटर्स पे 4 सेट के देशों से कंपेयर करेंगे। तो पहले वो 4 पैरामीटर समझ लेते हैं। तो पहला पैरामीटर होगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। तो इंडिया की पॉपुलेशन अभी 140 करोड़ है। तो जो सेकंड पैरामीटर होगा वो होगा कि हमारे यहाँ किस तरह की सरकार है, डेमोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल। जो तीसरा हमारा पैरामीटर होगा वो होगा नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पे ध्यान देने की बात यह है कि नेचुरल रिसोर्सेज में हम यहाँ पे इजीली एक्सट्रैक्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज की बात करेंगे, जैसे कि तेल या नेचुरल गैस, इसकी बात करेंगे। बाकी तरह के नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर हम कंपेयर नहीं करेंगे, जैसे कि कोयला या स्टील हो गया। और चौथा पैरामीटर होगा वो होगा कि टाइम सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि हमें एक कॉलोनी से एक इंडिपेंडेंट देश बने हुए, सॉवरेन देश बने हुए कितना साल हुआ। तो ये 4 पैरामीटर हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहली सेट ऑफ कंट्रीज जिनसे हम इंडिया की ग्रोथ कंपेयर करेंगे वो होगी वेस्टर्न कंट्रीज़। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम जिन कंट्रीज़ को इंक्लूड करेंगे वो होगी यूएसए प्लस यूरोपियन यूनियन, यानी कि जो 27 देशों का एक समूह है यूरोपियन यूनियन, प्लस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो यूएस को हमने अकेले रखा है, यूरोपियन यूनियन को एक ग्रुप में रखा है और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अदर्स की कैटेगरी में रखा है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया इन देशों के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म करता है। तो पहले हम इंडिया का देख लेते हैं। इंडिया की आबादी लगभग अभी 140 करोड़ के आसपास है। ये जो एस्टिमेट है उसके अराउंड। हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल रिसोर्स नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑयल या उस टाइप का बड़े भंडार नहीं है। हमारी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो हमें समय हुआ है आज़ाद हुए, वो हो गया है लगभग 78 साल। तो अब देखते हैं इंडिया यूएस के साथ। तो यूएसए की आबादी है लगभग 35 करोड़। उनकी जो सरकार है वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है हमारी तरफ। उनके पास भी पहले ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स का लाइक ऑयल का कोई भंडार नहीं था। अभी जैसे नई टेक्निक्स आई जैसे शेल क्रैकिंग, उससे उनके पास नए तरह के ऑयल रिजर्व आने लगे हैं, बट पहले नहीं था। और उन्हें आज़ाद हुए लगभग हो गया है 250 ईयर्स। अब देखते हैं यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन में हमें याद रखना पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे देश इंक्लूडेड हैं, यानी कि इंग्लैंड पहले पार्ट था, अब नहीं है। और जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो यूरोप की हैं। तो इनकी टोटल आबादी पूरे यूरोपियन यूनियन की आबादी है 75 करोड़। और यहाँ पे भी ऐसे कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है जैसे कि ऑयल या सीएनजी। रशिया के पास है, बट रशिया यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। मेनलैंड यूरोप में ऐसा कोई रिजर्व नहीं है। मेजॉरिटी जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज है वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी है। और इनमें से कुछ देश तो आज तक कभी गुलाम रहे नहीं है, मतलब चाहे आप इंग्लैंड देख लीजिए चाहे फ्रांस, ये खुद इनकी कॉलोनीज थी। ये कभी भी ऐसे कोई गुलाम टिपिकल नहीं रही है। मे भी हो सकता है कोई बैटल हारने के बाद, जैसे फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हारने के बाद जर्मनी के अंदर था, बट उसके अलावा कोई भी ऐसा वो किसी भी कहीं की कॉलोनी नहीं थी। अब जो अदर्स की कैटेगरी में थे वो थे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो कंबाइंड पॉपुलेशन है वो है 4 करोड़। यहाँ पे भी दोनों देशों में जो गवर्नमेंट है वो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स, खासकर कि ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी कीमती नेचुरल रिसोर्सेज। और आबादी कम होने के वजह से उनका एक्सट्रैक्शन भी इजी हो जाता है, क्योंकि इनके पास ऑस्ट्रेलिया के पास स्पेशली बहुत बड़ा एक लैंड मास है। अब दोनों देशों को आज़ाद हुए लगभग रेस्पेक्टिवली 100 और 78 साल हो चुके हैं। तो जो अगला सेट ऑफ कंट्रीज़ होगी जिसको हम इंडिया के साथ कंपेयर करेंगे वो होगी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़।
तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में जिन कंट्रीज़ को हमने पिक किया है वो होगी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडियन इमिग्रेंट की जो सबसे बड़ी आबादी मिडिल ईस्ट में रहती है वो यूएई में रहती है। जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी इंडियन इमिग्रेंट्स की मिडिल ईस्ट में रहती है वो सऊदी अरेबिया में रहती है। और उसके बाद जितने भी देश मिडिल ईस्ट में आते हैं हमने उन्हें अदर्स में रखा है। इस अदर्स में एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि इसमें हमने इसराइल को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि इसराइल एक जैसे बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज मेजॉरिटी इस्लामिक कंट्रीज में, एक इसराइल को एक्सेप्शन छोड़ के। तो कि हमने इंडिया का पहले ही कंपैरिजन देख लिया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूएई से, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो यूएई की आबादी है 1.5 करोड़। इनके पास नेचुरल रिजर्व रिसोर्सेज ऑयल के हैं। यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की, और इनको आज़ाद हुए लगभग 54-55 ईयर्स हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की आबादी है लगभग 4 करोड़। वर्ल्ड का सेकंड सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व इनके पास है, ऑयल और नेचुरल गैस का भी। और इनकी जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो है मोनार्की, और इनको आज़ाद हुए यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस पाए हुए लगभग 93 ईयर्स हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं बची हुई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की। तो बची हुई मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में इसराइल को छोड़ के जो उनकी टोटल आबादी है वो 44 करोड़ के आसपास होती है, 44 करोड़ के आसपास होती है। इन सब मेजॉरिटी देशों के पास ऑयल के रिजर्व्स हैं। मेजॉरिटी कंट्रीज़ में एक अथॉरिटेरियन या एक मोनार्की रूल करती है, और लगभग जो एवरेज है इन्हें आज़ाद हुए वो 70 साल हो चुके हैं। तो जो अगली सेट ऑफ कंट्रीज़ होगी जिनको हम इंडिया से कंपेयर करेंगे वो होगी ईस्ट एशियन टाइगर्स। तो ईस्ट एशियन टाइगर्स मेनली 4 देशों को बोला जाता है: सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान और साउथ कोरिया। ये मेजर इकोनॉमीज़ हैं जिन्होंने पिछले 70 साल में बहुत बूम किया है। तो जिन कंट्रीज़ को हम इंडिया से कंपेयर करेंगे वो होगी सिंगापुर और साउथ कोरिया। तो सिंगापुर का देखते हैं। सिंगापुर की आबादी है 6 करोड़। इनके पास भी ऐसा कोई नेचुरल रिजर्व नहीं है, तो नो। इसके बाद इन पे जो मेजॉरिटी टाइम सिंगापुर के जो रूलर थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था ली कुआन यू। वो एक तरह से डिक्टेटर ही थे, क्योंकि उन्होंने बिना किसी चुनाव के बहुत सालों तक राज किया। और सिंगापुर को आज़ाद हुए लगभग हो चुके हैं 60 साल। तो अब बात करते हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया की आबादी है लगभग 5 करोड़। यहाँ पे भी कोई नेचुरल रिजर्व नहीं है। यहाँ की भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है। और यहाँ पे साउथ कोरिया को आज़ाद हुए, साउथ कोरियन जो सिविल वॉर हुई थी जिसमें नॉर्थ कोरिया से और साउथ कोरिया अलग हो गए थे, तो साउथ कोरिया को आज़ाद हुए लगभग 80 साल हो चुके हैं। तो अदर्स में हमने ताइवान और हांगकांग को तो इंक्लूड किया है, इसके साथ साथ हमने जापान को भी इंक्लूड किया है। तो इनकी जो टोटल आबादी होती है वो लगभग 4 करोड़। कोई नेचुरल रिजर्व नहीं, तो नो। मेजॉरिटी जगह पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हांगकांग को छोड़ के वो डेमोक्रेसी ही है। और लगभग अगर आप हांगकांग को छोड़ दें तो इन्हें आज़ाद हुए लगभग 70 साल हुए। जापान के केस में एक्सेप्शन है। तो जो अगली सेट ऑफ कंट्रीज जिसे हम इंडिया से कंपेयर करेंगे वो होंगी हमारी नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि पड़ोसी कंट्री। तो पड़ोसी कंट्री में सबसे पहले चाइना और पाकिस्तान ऑब्वियस पिक्स हैं। तो चाइना से स्टार्ट करते हैं। तो चाइना की आबादी लगभग 140 करोड़ है। उनके पास भी ऐसा कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो नो। वहाँ पे जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक सिंगल पार्टी सिस्टम, यानी कि जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है वही पिछले 70 उनकी आज़ादी से रूल कर रही है। और चाइना को लगभग आज़ाद हुए 76 साल हो गए हैं। तो जो दूसरी नेबरिंग कंट्री है वो होगी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ है। कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं, नो। पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है वहाँ पे लगभग मेजॉरिटी टाइम मिलिट्री रूल ही रहा है, तो हम पाकिस्तान को एक मिलिट्री या डिक्टेटरशिप वाली कंट्री बोलेंगे। और पाकिस्तान को भी आज़ाद हुए हमारी तरह ही 78 ईयर्स हुआ है। तो अदर्स में हमने जिन कंट्री को, हमारी नेबरिंग कंट्री जो हैं वो हैं भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश। इनकी टोटल आबादी होती है लगभग 20 करोड़। इनमें भी किसी के पास भी ऐसा कोई मेजर नेचुरल रिसोर्स नहीं है, तो नो। मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर आप भूटान में देखें तो वहाँ पे मोनार्की है। बांग्लादेश में अभी कुछ ऐसा क्लियर नहीं है। वहाँ पे यूनिस जो है उनके अंडर एक गवर्नमेंट है जो कि मिलिट्री की तरह से आई है। श्रीलंका में डेमोक्रेसी है। तो नेपाल में भी सॉर्ट ऑफ अभी इतना रेवोल्यूशन हुआ है। तो मिक्स्ड है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और लगभग इन सभी देशों को भी आज़ाद हुए लगभग 70 साल हुआ है। तो अगर हम एक कंपैरिजन करें, शुरुआत में जो हमने 4 पैरामीटर्स पिक किए थे उनमें एक एक करके, तो पॉपुलेशन में जो सबसे क्लोज हमारी कंट्री आती है वो चाइना है। चाइना और इंडिया की आबादी इस वक्त लगभग सेम है। पॉपुलेशन पे आप ये ज़रूर आर्गुमेंट दे सकते हैं कि पॉपुलेशन तो आपकी कंट्रोल में होती है, बट क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी हमारी आबादी का बेस 33 करोड़ था। वो लगभग आज 2026 में 5 टाइम्स हो चुका है। आप कह सकते हैं कि ये तो आपका ही करा धरा है, बट उसके बावजूद भी जो हमने ग्रोथ अचीव करी है वो काफ़ी कमेंडेबल है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज को देखें तो वो किसी के हाथ में नहीं है, वो गॉड या आपकी लक पे है, आपको मिल गया तो अच्छी बात है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इसलिए कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई इफेक्टिव डिक्टेटरशिप है जो कि बहुत ही
अनयूजुअल है, बट जिस भी केसेस में अच्छी डिक्टेटरशिप रही है वहाँ पे ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना ईजी हो जाता है। और टाइम सिंस इंडिपेंडेंस को हमने इसलिए चुना क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा आप एक कॉलोनियल माइंडसेट से दूर जाने का, आपको उतना मौका मिलेगा अपने लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करने का और ग्रोथ अचीव करने का। तो इस वजह से हमने ये 4 फैक्टर चुने थे। इस वीडियो का मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, पर्पज़ ये नहीं है कि हमें अब थक के आराम करना चाहिए, हमने बहुत कर लिया, हमें अपनी पीठ थपथपानी चाहिए। बट इस वीडियो का मकसद ये है कि हमेशा हम किस पोजीशन से आ रहे हैं, हमारी क्या सिचुएशंस है, ये एनालाइज़ करना ज़रूरी है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हमने जो किया है वो कुछ भी नहीं किया पिछले 70-80 साल में, हमने थोड़ा बहुत किया है और अच्छा किया है और हम इसे और अच्छा कर सकते हैं। हमेशा इम्प्रूवमेंट की हमेशा स्कोप रहती है, बट हमने जितना किया है उतने लिए हम अपने आप को थोड़ा सी सराहना दे सकते हैं।